इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले पाठ का रिवीजन। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नंबर 1 ताप में परिवर्तन, नंबर 2 रंग में परिवर्तन, नंबर 3 अवस्था जैसे ठोस द्रव गैस में परिवर्तन। नेक्स्ट, इस अभिक्रिया को आप समझ पा रहे होंगे, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा इस साइड अभिकारक को लिखा जाता है और इस साइड उत्पाद को लिखा जाता है। हमेशा दाईं ओर आपको अभिकारक लिखना है और बाईं ओर हमेशा उत्पाद लिखना है। नेक्स्ट बात करें तो हम अब पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली रासायनिक अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया, नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया, नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रिया, नेक्स्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया, चयन अभिक्रिया, नेक्स्ट अवक्षेपण अभिक्रिया, नेक्स्ट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नेक्स्ट ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आइए हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, इसी को हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो बिना बुझा हुआ चूने को जल से क्रिया कराने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और साथ में ऊष्मा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन, नंबर 2 प्रकाशीय अपघटन, नंबर 3 विद्युतीय अपघटन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा के माध्यम से संपन्न हो तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद प्रकाश अपघटन के द्वारा प्राप्त होते हैं तो उसे हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन हम विद्युत धारा की मदद से करते हैं विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन के। आप जैसा कि इस रिएक्शन में देख पा रहे होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर यह अपघटन हो जाता है, तो इस रिएक्शन को हम ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन करने पर Ag तथा क्लोरीन गैस मुक्त होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट इस डायग्राम में आप समझ पा रहे होंगे, इस डायग्राम में विद्युतीय अपघटन के बारे में समझाया गया है। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप इस रिएक्शन में देख पा रहे होंगे, आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और हमें बाद में आयरन सल्फेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखते हैं कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। एक सक्रियता श्रेणी होती है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है, जिसमें सक्रियता श्रेणी में प्रथम धातु का नाम है पोटेशियम। नेक्स्ट धातु की बात करें तो सोडियम, नेक्स्ट धातु की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इतनी सारी सभी धातुएं सक्रियता श्रेणी में शामिल होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन से ऊपर सभी धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर पाती हैं, परंतु हाइड्रोजन से नीचे स्थित सभी धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर पाती हैं और ऊपर वाले धातु नीचे वाले धातु से अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे हम बात करें सोडियम अधिक क्रियाशील है या पोटेशियम, तो आपको पता होगा कि पोटेशियम ऊपर स्थित होने के कारण पोटेशियम अधिक क्रियाशील है।
अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जिंक अधिक क्रियाशील है या मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऊपर स्थित होने के कारण मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक पेपर में यह भी क्वेश्चन आता है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका उत्तर हम आपको बताएंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और विलयन का रंग बदल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों तत्व अधिक क्रियाशील हो और उनके मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में NaCl विलयन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपचयन अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना हो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट उपचयन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगर रिएक्शन की बात करें तो आप इस रिएक्शन में अच्छे से समझ सकते हैं, इस रिएक्शन में उपचयन तथा अपचयन हो रहे हैं, इसलिए इसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहेंगे और अपचयन अभिक्रिया भी कहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हों रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हों रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अपशोषण हो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे होंगे, CaCO3 को ऊष्मा देने पर बुझा हुआ चूना तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हमें ऊष्मा देने के कारण इस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे, बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाने पर हमें बुझा हुआ चूना और साथ में ऊष्मा प्राप्त होती है। इस रिएक्शन में ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे।